नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम ज्योतिष को सरल और रुचिकर ढंग से पढ़ रहे हैं। अभी तक हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रहों में अभी हम शनि तक पहुंच गए और आज हम लेने वाले हैं राहु के बारे में। राहु ग्रह है, नहीं है, कैसा ग्रह है, क्या है, ये पॉइंट है, जो भी है, पर राहु का प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए राहु को ग्रह के रूप में लिया है। ऋषि मुनियों ने इसको राहु को ग्रह के रूप में लिया है कि इसको ग्रहों की श्रेणी में लिया जाए। अब ये जो राहु ग्रह है, ये छाया ग्रह है। सबसे पहले तो हम यही जान लें, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब पॉइंट जैसा है, जैसे बिंदु जैसा है, लेकिन इसकी महादशा 18 साल की होती है। 18 ईयर्स की महादशा होती है इसकी, 18 साल। और ये जो ग्रह है, इसको सांप के रूप में इसका चित्र है। ठीक है। अब ये अगर ग्रह, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, सूर्य जैसा नहीं है, चंद्रमा जैसा नहीं है, या हम इसको वैसे नहीं देख सकते आकाश में कि जैसे हमने बता दिया था कि शुक्र को तो हम ऐसे ही देख सकते हैं शाम के टाइम 8-9 बजे के करीब, है ना। तो इसको देख नहीं सकते, तो फिर ये है क्या? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और बहुत सारे लोग इसको मानना भी नहीं चाहते कि कुछ नहीं है, लेकिन जब इसके प्रभाव देखते हैं तो मानना पड़ता है। तो इसके प्रभाव भी बहुत विचित्र है, वो बताए जाएंगे। एक तो ये वायु कारक ग्रह है। अभी हम बताते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वायु कारक ग्रह है, और ये जो ग्रह है इसको सांप से डिनोट करते हैं। ये जो ग्रह है एक्चुअली स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। समुद्र मंथन की कहानी अगर आपने सुनी हो तो दैत्यों में और देवताओं में समुद्र मंथन की ठहरी कि समुद्र मंथन किया जाए और अमृत निकाला जाए। तो उस समय क्या हुआ कि समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले तो विष ही निकला था, जिसको महादेव जी ने अपने कंठ में धारण किया। फिर इसमें एक और चीजें निकली, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकले, बहुत सारी चीजें निकली, धन्वंतरी जी निकले, 14 रत्न निकले। तो उसमें निकली अमृत। जब अमृत निकला तो दैत्यों और देवताओं में ये होने लगा कि हम पिएंगे, हम पिएंगे। तो उसकी बूंदें भी छलक गई, है ना। तो अब ये हुआ कि भाई सभी देवताओं को और त्रिदेवों को ये था कि भाई दैत्यों को तो अमृत नहीं पिलाना है। अगर दैत्य अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो उनमें जो तामसी वृत्ति है उसके कारण हाहाकार मचाने की स्थिति आ जाएगी। शक्ति भी बढ़ गई और प्रवृत्ति भी बॉसिज्म की है, रौब मारने की है, हल्ला करने की है, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति है। तो दैत्यों को वो नहीं पिलाना था। अब कहा गया कि भाई क्या करा जाए। तो जो नारायण है, श्री हरि विष्णु, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके श्री हरि विष्णु दैत्य और देवताओं के बीच में आए, और उन्होंने उनको कहा कि पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाइए। एक लाइन में देवता बैठ जाए और एक लाइन में दैत्य बैठ जाए। तो अब एक तरफ देवता बैठ गए, दूसरी तरफ दैत्य बैठ गए। अब मोहिनी जो है वो अमृत पिलाने लगी। तो मोहिनी ने क्या किया चालाकी कि वो देवताओं की लाइन पे जाती थी तो अमृत पिलाती थी, और उसको घुमा करके बर्तन को, जो भी था उसका मटका या जो, घुमा कर या दूसरा बदल लेती थी वो घुमा फिरा के, और दैत्यों को वो मदिरा पिला रही थी। और आप ये देखिए कि कोई भी दैत्य इस बात को जांच नहीं पाया, लेकिन जो स्वरभानु दैत्य था, स्वरभानु नाम है उसका, उसने इस षड्यंत्र को पकड़ लिया। उसने जान लिया कि ये मोहिनी कुछ तो भी गड़बड़ कर रही है। ठीक है। अब उसने जब ये षड्यंत्र को पकड़ लिया तो उसने जो भी अपनी जासूसी करी, है ना, उससे उसने क्या किया, जान गया कि कुछ गड़बड़ है। तो अभी हम आपको इसलिए जासूस शब्द लिख रहे हैं क्योंकि ये सब राहु के कारकत्व हैं। षड्यंत्र, जासूस, ये सब राहु के कारकत्व है, इसलिए इनको हम नोट करते जा रहे हैं साथ साथ। तो उसने क्या किया, वेश बदल लिया। वेश बदल के वो देवताओं जैसा वेश बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब बेख्याली में श्री हरि विष्णु जो सुंदरी मोहिनी बने हुए थे, उन्होंने उसको भी अमृत दे दिया। और जैसे ही उसने अमृत गटका उसके गले तक पहुंचा भर था कि सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी इशारे से कि ये दैत्य है, देवता नहीं है। तो तुरंत श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र मार के उसको, उसकी गर्दन काट दी। उन्होंने चाहा तो ये था कि अंदर ना जाए अमृत, लेकिन वो दोनों ही हिस्से जीवित हो गए। मतलब अमृत पहुंच गया था ना। तो अब जो ऊपर का भाग था जिसमें चेहरा है, स्वरभानु का जो चेहरा है, गर्दन से अलग हो गया ना, तो एक तो बन गया चेहरा और दूसरा बन गया धड़।
ठीक है। तो जो चेहरा बना वो है राहु। अब इसके पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और मुंह भी है और दिमाग भी है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्रकारी, कितना बड़ा जासूस था कि वो पकड़ गया और सारे दैत्य नहीं पकड़ पाए इस बात को। तो ये सारे काम जो है ना ये राहु के होते हैं, जासूसी करना, षड्यंत्र करना और चेहरा बदलना यानी एक्टिंग। एक्टिंग आ गई कि नहीं आ गई, बहरूपियापन आ गया, उसने वेश बदल लिया था अपना, तो एक्टिंग भी आ गई इसमें। अच्छा लेकिन हुआ क्या, जो धड़ बना श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र से कट के वो धड़ बना, वो धड़ बनते ही तुरंत श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। वो धड़ जो था वो बना केतु। अब केतु की कहानी हम आगे जो है ना केतु के पार्ट में बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी तो हमें राहु से ही निपटना है, पहले राहु से निपट लें, है ना। तो राहु अब आप समझ गए क्यों क्यों ये षड्यंत्रकारी क्यों है, क्योंकि इसने षड्यंत्र किया, देवताओं की लाइन में घुसा, है ना, एक्टिंग करी, उनके जैसी वेशभूषा बनाई, तो बहरूपिया है, एक्टिंग पे इसका लॉर्ड मतलब लॉर्डशिप है, इसकी एक्टिंग करने में माहिर है ये। इस तरह से इसने जासूसी भी करी, कुछ तो इसने दिमाग लगाया होगा, बुद्धि तेज है राहु की, यानी कि ये राजनीति भी जानता है, राजनीति का पंडित कहते हैं जो इसमें ज्योतिष में इसको ऐसा बोलते हैं कि राहु जिनके अच्छे होते हैं 10th हाउस से संबंध बनाते हैं जनता के घरों से, जैसे हमने बताया था कि सेवक और जनता का ग्रह शनि है, ऐसे ही राजनीति का पंडित जो है वो राहु है। इसके कार्यकलापों से, इसके जन्म से ही इसकी कथा समझ में आ जाती है कि भाई षड्यंत्र उसने भांप लिया, जासूसी करी, षड्यंत्र भांप लिया, एक्टिंग करी, चेहरा बदला, बहरूपिया रूप धारण करा और फिर उसने अमृत भी पी ही लिया, चाहे चाहे वाले गर्दन कट गई पर अमृत तो पी लिया था ना, अमर तो वो हो ही गया। तो ये इसकी जो है कहानी। अब सांप है जैसे, तो सांप में क्या है, सबसे पहले तो जहर है, उसके अलावा सांप को काल भी कहते हैं, इसीलिए काल सर्प दोष जो कुंडलियों में बनता है वो कब बनता है, जब हमारी कुंडली में राहु केतु के एक साइड ही सारे ग्रह होते हैं। इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है, लोग समझ नहीं पाते। फिर कोई कोई कहते हैं कि आंशिक काल सर्प है, कोई कहते हैं काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई कहता है अरे काल सर्प क्या है, ये खामखा डराने की बातें हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रह उल्टे भी चलते हैं, ये ग्रह उल्टे चलते हैं, सपोज मान लीजिए हमारा राहु यहाँ है, ठीक है, और तो नेचुरली इससे केतु हमारे 9th मतलब इससे 7वें घर में होगा, ये 3rd है तो ये 9th हाउस, तो केतु यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा केतु यहाँ है तो राहु यहाँ आ जाएगा, यानी ये समसप्तमी रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हमने एक जगह लिख लेते हैं हम कि काल सर्प की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लें कि जैसे ये मान लीजिए हमारा राहु यहाँ है और केतु यहाँ है, तो अगर हमारे सब ग्रह राहु से लेके केतु के बीच में हो तो राहु चलता है उल्टा, ऐसे चलता है, ये जैसे बाकी ग्रह तो कुंडली में ऐसे चलेंगे, यानी कि 0 डिग्री यहाँ होगी और 30 डिग्री यहाँ होगी, तो ये ऐसे ही बढ़ेगा ना आगे 30 तक, फिर 0 यहाँ होगी और 30 यहाँ होगी, तो फिर ये प्लैनेट ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे। लेकिन राहु का क्या होता है, जैसे आजकल राहु चल रहा है हमारा मीन राशि में, तो अब ये क्या है, ये कुंभ से मीन में नहीं आया है, ये मेष से मीन में आया है। यहां से ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगा, तो ये हमेशा वक्री चलते हैं ये ग्रह उल्टे। तो अब अगर किसी कुंडली में यहाँ राहु हो और यहाँ मान लीजिए हमारा केतु ही बना दिया हमने, इसी राशि में बना दिया, और बाकी के सब ग्रह हमारे इसी में हो, मान लो सूर्य यहाँ आ गया, चंद्रमा मान लीजिए इधर है, बुध शुक्र यहाँ है, बुध और शुक्र मान लीजिए इधर है, तो उसके बाद में अब क्या रह गया, मंगल आ गया, तो मंगल मान लीजिए यहाँ है, गुरु इधर आ गया, शनि भी सपोज यहाँ आ गया, एक हाइपोथेटिकल हमने बनाया है ना। तो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 ग्रह आ गए हमारे। अब ये कैसे आ गए, राहु के और केतु के बीच में आ गए, समझ रहे हैं ना आप। तो अब जो ये राहु के पीछे अगर सारे ग्रह होते हैं तो ये खतरनाक स्थिति मानी जाती है। ऐसे माना जाता है कि राहु ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ और इसके मुंह के अंदर सारे प्लेनेट हैं। ये परिकल्पना है एक, लेकिन ये कष्ट देती है। कष्ट कब देती है, एक्चुअली स्ट्रगल कराती है, कष्ट देती है, स्ट्रगल कराती है। और कष्ट कब देती है कि अगर हमारे पीक लाइफ का जो पीक टाइम है, सपोज ज्यादातर 25-26 साल में बंदा नौकरी में आया और उस वक्त उसको राहु की महादशा आ गई और हमारी कुंडली सपोज ऐसी है, तो वो जो 18 साल की महादशा होती है इनकी, है ना, बताया था अभी आपको 18 साल की महादशा होती है, तो 18 साल में वो धीरे धीरे थोड़ा 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 कष्ट देगा। ये है
तो इसी को कालसर्प कहते हैं, विघ्न बाधा, क्योंकि शनिवत राहु होता है। राहु के बारे में एक और जो मेन पॉइंट हमें कभी नहीं भूलना है वो ये है कि शनिवत राहु, राहु जो होता है वो शनि के ही समान है। क्योंकि अब ये देखिए ना, 1.5 साल में एक राशि बदल रहा है, ये 2.5 साल में बदल रहे थे, है ना, और राहु जो है ये 1.5 साल में बदलता है। हम यहाँ लिखेंगे शनिवत राहु। शनिवत राहु का मायना क्या हो गया? राहु जो है वो शनि की तरह ही ग्रह है, जैसा शनि ग्रह है लगभग वैसी कुछ कुछ क्वालिटीज इसकी भी हैं। क्या क्वालिटीज हैं दोनों की? सेम। ये भी पृथककारी है, सेपरेट करता है, तो राहु भी सेपरेट करता है, ठीक है। ये स्लो है तो ये भी स्लो है, ठीक है, 1 साल का अंतर है बट फिर भी स्लो है। बाकी प्लेनेट से तो स्लो हुआ ना, सूर्य से स्लो, चंद्र से स्लो, मंगल से स्लो है। तो अब ये मतलब ये है कि शनि और गुरु से, गुरु भी 1 साल में जाता है तो उससे भी ज्यादा स्लो है, तो 1.5 साल में जा रहा है। तो अभी ये एक राशि में 18 महीने रहता है। ये 18 साल की महादशा होती है और एक राशि में 18 महीने रहता है। और अगर कभी किसी राशि में ये ऐसा फंस जाए कि आपको कोई, अब खास करके आज के युग में तो लोगों को धन की स्थिति से ज्यादा सिचुएशन समझ में आती है। सपोज आपके धन स्थान में राहु का गोचर हो रहा है और वो सपोज किसी भी तरीके से आपके कर्म क्षेत्र को, आपके ऑफिस को, आपके इनकम के क्षेत्र को, इन सबको प्रभावित कर रहा है, तो क्या होता है कि पता चलता है कि भैया 1-1.5 साल से हम तो बड़े ही परेशान चल रहे हैं, या तो कमा नहीं पा रहे हैं, कमा रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो अब ये सांप है, जैसे ये जहर है, तो खाली ये नुकसान के लिए ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि पेस्ट के जो काम होते हैं, पिस्सू मारना, मच्छर मक्खी मारना या दीमक मारना, तो पेस्ट कंट्रोल वाले जो होते हैं ना पेस्ट कंट्रोल, ये इनका जो काम है ये राहु से ही डिनोट होता है। वायु कारक ग्रह है तो हवाई जहाज की यात्राएं, हवाई जहाज से यात्रा करना, पायलट बन जाते हैं, एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस की पढ़ाई करना, जो भी वायुमंडल में पढ़ाइयां हैं। जैसे शनि विदेश भेजता है, शनि को के बारे में हमने शायद ये बताना मिस किया कि पश्चिम दिशा में शनि 7वें भाव में दिग्बली होता है, पश्चिम दिशा का मालिक है। तो ऐसे ही ये राहु भी जो है ना, ये भी विदेश भेजने का है, ये भी विदेश भेजता है, ये 8th हाउस में बैठ करके विदेश भेजता है। अब राहु, अब हम ये सोचे तो बहुत ही गड़बड़ है, सब कुछ ही गड़बड़ है, इसमें अच्छा क्या है?